हेलो स्टूडेंट। बीएनएस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं बीएनएस के, जिससे आपका बेस क्लियर है बीएनएस को लेके। आईपीसी और बीएनएस कैसे आया, बीएनएस कहाँ कहाँ पे लागू होता है और बीएनएस की डेफिनेशन क्या है। अगर स्टूडेंट्स आपने बीएनएस की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बीएनएस के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन आपके पास आती है, वो है डेफिनेशन 216 जज की। जज कौन होते हैं? ओके, जज से आपका क्या मतलब है? जज मीन्स अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, जिसे हमने क्या किया है, डेजिग्नेट किया है ऑफिशियली। ठीक है, कैसे? एज ए जज। जज के रूप में उनको हमने क्या किया है, डेजिग्नेट किया है। एक आपका आता है अपॉइंट किया है, एक डेजिग्नेट किया है। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, और डेजिग्नेट मीन्स होता है आपका नामित किया है। ठीक है, जज के रूप में उनको क्या किया है, नामित किया है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नामित की बात हो रही है कि किसी पर्सन को हमने क्या बनाया है, जज बनाया है, उनको नामित किया है। वह पर्सन क्या होगा? जज होगा। इन पर्सन में क्या क्या आते हैं? इंक्लूड अ पर्सन। देखिए, पहली डेफिनेशन इसकी है, वह नॉर्मल है जज की। जिस जिस पर्सन को हमने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है, ठीक है, ऑफिशियली हमने क्या किया, नामित किया है, वह व्यक्ति क्या है, जज है। इतनी डेफिनेशन होगी जज की। अब इसका सेकंड पार्ट आता है जो डेफिनेशन का, वह क्या कहता है, वह इसमें कुछ पर्सन्स इंक्लूड करता है। ओके, पहला पर्सन वह है जो कि एम्पावर्ड है, जिससे हमने क्या दी है, पावर दी है। एम्पावर्ड मतलब जिससे हमने पावर दी है। ओके, जिसके पास पावर है। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, और पावर दी किसने है, लॉ ने। क्या करने की? टू गिव, क्या करने की? इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, किसी भी लीगल कार्रवाई में। इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वह आपकी सिविल है, चाहे वह आपकी क्रिमिनल है, उन्होंने क्या किया है, एक जजमेंट दिया है। ठीक है, डेफिनेटिव जजमेंट दिया है। ऐसा जजमेंट जिसे हमने बदला नहीं है, वह फिक्स है, लास्ट जजमेंट है। ठीक है, अब वह लास्ट हो गया, उसके अंदर हम ना अपील में गए ना रिवीजन में गए, वह पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं, हम डेफिनेटिव जजमेंट कहते हैं, जिसे हमने फाइनल जजमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, दोबारा देखते हैं। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो कि क्या है, एम्पावर्ड है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। शक्तियाँ उन्हें किसने दी है, लॉ ने दी है, कि वह किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में आपके, चाहे वह सिविल है चाहे वह क्रिमिनल है, क्या कर सकता है, डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी जजमेंट है, और अ जजमेंट विच इज इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। कहते अगर ऐसी कोई जजमेंट है जो अपील में नहीं की है, उस करके वह क्या हो गया, डेफिनेटिव हो गई है, मतलब फाइनल हो गई है। और जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, या फिर किसी और ऐसी चीज़ में जिसे किसी अदर अथॉरिटी ने क्या कर दिया, डेफिनेटिव कर दिया। मीन्स टू से क्या है, इसका यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे आपने मामला भेजा अपील में हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट क्या होगी, एक अदर अथॉरिटी होगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस जजमेंट को जो लोअर कोर्ट ने दिया था जजमेंट, उसको क्या कर दिया कि डेफिनेटिव है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, अब यही जजमेंट क्या है, फाइनल है। कई बार ऐसे होता है, मामला जाता है हाई कोर्ट में, तो वो लोअर कोर्ट की जजमेंट को ही फाइनल कह देते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो हम इसी जजमेंट को डेफिनेटिव कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके अभी तक आपके पास 3 पर्सन आए हैं। एक जिससे क्या किया, ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है। ठीक है, सेकंड, ऐसा कोई पर्सन जिसकी जजमेंट क्या है, डेफिनेटिव है। और फोर्थ क्या है आपका, कि किसी और अथॉरिटी ने उसको क्या कर दिया है, डेफिनेटिव कर दिया है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो ये डेफिनेशन। अगर नहीं आई हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
हम नेक्स्ट सीरीज में इसको क्या करेंगे, आपको बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आपको समझा देंगे। अगला आता है आपका इसका सेकंड पॉइंट, जो कहता है हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी और पर्सन्स। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, एक बॉडी हो सकती है। बॉडी का मतलब यही होता है कि 4-5 जजेस मिलके एक उन्होंने क्या बनाई, संस्था टाइप से बनाई, मतलब कि बेंच हम जिस कहते हैं, हमारे लैंग्वेज में बेंच कहते हैं जिसे। ठीक है, कोई भी क्या है, वह एक बॉडी है और लॉ की लैंग्वेज में आपके वो बेंच कहा जाता है। या क्या है, पर्सन्स है। हु इज बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ। इन्हें भी किन्होंने शक्ति दी है, लॉ ने दी है कि वह क्या करे, जजमेंट दे। ओके, तो ये भी क्या माने जाएंगे, आपके जज माने जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपका, अ मैजिस्ट्रेट exercise jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine, imprisonment with or without appeal is a judge। कहते हैं अगर कोई मैजिस्ट्रेट है जिनका जुरिडिक्शन है, मतलब जिनका क्षेत्र अधिकार है, किस पे अधिकार है उनका, कि वह क्या कर सकता है, सेंटेंस दे सकते हैं। वह क्या कर सकते हैं, सेंटेंस दे सकते हैं, मतलब सजा दे सकते हैं। किस पे सजा देंगे, चार्जिंग पे। ठीक है, हम जो चार्ज लगाते हैं एक्यूज पे, उस पर क्या कर रहे हैं, वह सजा दे रहे हैं, चाहे अपील में या विद अपील के। ठीक है, या तो पहली बार उनके पास मामला आया है या मामला अपील के साथ आया है, तो वह क्या माने जाएंगे, जज माने जाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। आगे की डेफिनेशन आपकी आती है, वह है 217, जो कि है लाइफ के बारे में। लाइफ किसे कहते हैं स्टूडेंट, आज हम डेफिनेशन पोर्शन पूरा करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन मैं आपको इसलिए डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन आपका बेस है बीएनएस का। अगर आपने डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ लिया तो आपको आगे कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेनली आप देखेंगे प्री का पेपर उठा के देखिए चाहे मेंस का, आपको डेफिनेशन हर पॉइंट पे काम आती है। प्री में तो आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जब आप मेंस के आंसर राइटिंग लिखते हैं तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, वर्ड्स देखना होता है। और उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप पहले उनके वर्ड्स की डेफिनेशन बताएंगे और फिर अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमें डेफिनेशन पोर्शन वहाँ काम आता है। आपके अब आते हैं, हम डेफिनेशन देखते हैं 217 लाइफ। लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ ह्यूमन बीइंग की लाइफ। ठीक है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मानव के जीवन की यहाँ पे बात की गई है। ओके, 218 आपकी बात करता है लोकल लॉ की। लोकल लॉ हमें पता है क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर इंडिया के कोई लॉ लागू होता है तो हम उसको कहते हैं लोकल लॉ। जैसे आप मान लीजिए आपका आएगा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हम लेके चलते हैं, या एमपी का रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पर्टिकुलर लैंड्स के जो रेंट एक्ट्स बने होते हैं वो उसी लैंड पे लागू होते हैं। जैसे राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट अगर है तो वो राजस्थान पे लागू होगा, एमपी का अगर है तो वो एमपी पे लागू होगा। इसी तरह से अलग अलग स्टेट ने खुद के क्या बना रखे हैं, पर्सनल लॉज बना रखे हैं, तो वह उस पर लागू होते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि कोई ऐसा लॉ है जो कि सिर्फ लागू हो रहा है, ओनली, ठीक है, वह सिर्फ लागू हो रहा है पर्टिकुलर पार्ट पे इंडिया के, तो हम उसको क्या कहेंगे, लोकल लॉ कहेंगे। ओके, अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको स्पेशल लॉ की डेफिनेशन भी दिखाती हूँ जिससे आप इनको कंपेयर कर सके, क्योंकि आपको पता है लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में आपको कंपैरिजन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है पर्टिकुलर पार्ट। ओके, अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 230, सेक्शन नंबर 2 का अगर आप सब सेक्शन 30 देखते हैं तो आपको डेफिनेशन मिलती है स्पेशल लॉ की। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, आप भी अपने वेयर एक्ट में सेक्शंस इसका निकालिए 2 सब सेक्शन 30। ओके, आज का लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि आज हम पूरे डेफिनेशंस को कवर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे स्पेशल लॉ किसे कहते हैं, मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कहते अगर कोई लॉ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू हो रहा है आपका, ठीक है,
तो हम उसे क्या कहेंगे, स्पेशल लॉ कहेंगे। जैसे आप स्पेशल लॉ देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, ठीक है, आपका पोक्सो एक्ट। आपने देखा स्टूडेंट, ये सिर्फ पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे कवर हो रहा है। जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस को, घरेलू हिंसा को कवर करता है, ठीक है। पोक्सो की बात करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि चाइल्ड के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो हम इसके पोक्सो में जाते हैं, ठीक है। ऑफेंस कैसा हो रहा है, सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है अगर, तो ही हम पोक्सो में जाते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे ऐसा एक ही जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कि जो हमारी संविदा है उसे हम कैसे लागू कराएं। तो एसआरए के बारे में बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट की बात। तो इस वे में ये सब लॉज हमारे कैसे आते हैं, स्पेशल लॉ आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बात करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही बात करते हैं। ओके, तो सेक्शन 230 हमारी बात करता है स्पेशल लॉ की। और आपका 218 किसकी बात कर रहा था, लोकल लॉ की। ओके, आगे की डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं। 219 आपकी बात करता है मैन की। मैन का मतलब है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अगर कहीं पे मैन लिखा है तो हम क्या मानेंगे, सिर्फ मेल। ओके, किसी भी आयु के पुरुष, कैसी एज के, किसी भी आयु का, चाहे वह 1 साल का बच्चा ही हो या वह 90 साल का कोई ओल्ड पर्सन है, हम उसको क्या लेके चलेंगे, मैन लेके चलेंगे। मैन की अगर बात की तो फिर उसके अंदर हर कैटेगरी के एज के पर्सन आ जाएंगे, लेकिन वह कैसे होंगे, वह सिर्फ मेल होंगे। ओके, हम जब जेंडर की बात करते हैं हम तब तीनों लेके चलते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। पर अगर सिर्फ मेन हमने क्या स्पेसिफिक लिख दिया, मैन अगर हमें स्पेसिफिक लिख दिया तो वहाँ पे सिर्फ मेल ह्यूमन बींग की बात होगी, अन्यथा बाकी पर्सन्स के हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है 220। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, ऐसे चीज़ से समझाने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे नॉर्मल भी समझ सकते हैं। 220 बात करता है मंथ और ईयर की, माह और वर्ष की, ठीक है, साल की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम ये कहाँ से लेंगे, हम लेंगे इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि आपका इंग्लिश कैलेंडर होता है, जो आमतौर पे आजकल हम यूज़ करते हैं, तो वहीं से हम क्या लेंगे, इनका लेंगे, मतलब कि रेफरेंस लेंगे कि कौन सा मंथ चल रहा है और कौन सा ईयर चल रहा है। ग्रेगोरियन पंचांग के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे। ओके, फिर आपका आता है 221 मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी किसने कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता है चल संपत्ति जो होती है आपकी, वो क्या होती है, ऐसी कोई वस्तु जो स्थिर नहीं है, ठीक है, जो फिक्स नहीं है एक जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसे हम मूव कर सकते हैं इजीली। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है बीएनएस ने आपको, इन्होंने कहा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी एवरी डिस्क्रिप्शन, हर प्रकार की प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। परंतु ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सिवाय इसके, एक्सेप्ट, इसके अलावा, क्या क्या एक्सेप्शन दिया आपको, इसके अंदर आपको 3 एक्सेप्शन इन्होंने दी हुई है। पहला क्या है, एक लैंड, कोई भी भूमि। ओके, सेकंड आपकी क्या आती है, थिंग अटैच टू द अर्थ, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि धरती के अंदर हमने क्या कर रखी है, अटैच कर रखी है, कोई पेड़ पौधे, ठीक है, जो कि अटैच है धरती के अंदर, या कोई बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग होगी, ठीक है, आपके अपार्टमेंट्स हो गए बड़े बड़े, उसको हमने क्या किया, उसको हमने अर्थ से अटैच कर रखा है। ओके, तो वो थिंग्स क्या आती है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, मूवेबल में नहीं आएगी। एंड थर्ड आपके आते हैं परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। ऐसी कोई वस्तु जो कि परमानेंट हमने क्या कर रखी है, हमने अटैच कर रखी है ऐसी चीज़ों के साथ जो धरती के साथ अटैच है। जैसे आप देखें, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया,
जैसे आपको पता है नींव भरते हैं तो हमने उसको अटैच कर दिया, ये हमने नींव भरी है यहाँ पे नींव। तो ये बिल्डिंग आपकी क्या होगी, अटैच होगी अर्थ के साथ होगी, आप इसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक विंडो बनाई, सॉरी हमने यहाँ पे क्या बनाई, एक विंडो बनाई और हमने क्या बनाया, एक गेट बनाया। ठीक है, इस बिल्डिंग का हमने एक गेट बनाया और एक विंडो बनाई। तो जो ये गेट और ये विंडो है, अभी ये इस बिल्डिंग के साथ क्या है, अटैच है। आपने इस गेट को इस बिल्डिंग के साथ अटैच किया, इस विंडो को आपने, खिड़की को आपने इस बिल्डिंग के साथ क्या किया, अटैच किया। तो अब जो खिड़की और एक गेट है, ये भी किस में आ जाएंगे आपके, ये भी आपके आ जाएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अचल संपत्ति में आपके आ जाएंगे, अचल संपत्ति में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने 3 डेफिनेशन आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इन्होंने यहाँ पे मूवेबल की प्रॉपर्टी नहीं दी, आपको डेफिनेशन नहीं दी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की, इन्होंने यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको डेफिनेशन दी है। तो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पूछें अगर, तो आप लिख सकते हैं लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, लैंड थिंग अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टर टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, ये आपकी डेफिनेशन होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और इनके अलावा अगर किसी और जो प्रॉपर्टी है वो सारी क्या आती है, आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। इनका आपका एक केस आएगा, अवतार सिंह वर्सेस पंजाब। अवतार सिंह वर्सेस पंजाब आपके क्या कहते हैं, अवतार सिंह वर्सेस पंजाब आपको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। जब आपकी बिजली है, जब घर में बिजली आती है, ठीक है, विद्युत आते हैं जो आपके घर में, वह इलेक्ट्रिसिटी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती, वह कह सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके आती हैं। केस आपका आया था अवतार सिंह वर्सेस पंजाब का। ओके, इसको स्टूडेंट अब हम देखते हैं बाकी और कोई किस किस एक्ट में हम आपके मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, किसके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका, अगर हम उसका सेक्शन नंबर 3 देखते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है। उन्होंने वहाँ पे कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वह नहीं है जो कि ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती, मतलब ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, समझे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देता है, अचल संपत्ति की डेफिनेशन देता है। वह कहते हैं ये जो 3 पॉइंट्स है आपके, वह इसमें नहीं आएंगे। अब ये 3 पॉइंट आपके कौन से हैं, पहला है आपका स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर, जो कि टिम्बर से आप क्या समझते हैं, ये एक पेड़ है, ठीक है, इसकी लकड़ियाँ जब आप काट के यूज़ करेंगे फर्नीचर में, ठीक है, फर्नीचर में आपने इसको यूज़ किया तो ये आपका क्या हो गया, टिम्बर हो गया। ऐसी लकड़ियाँ जिसे हम यूज़ करते हैं फर्नीचर्स में या अदर जैसे घर बनाने में या और किसी कार्य में, तो वो हम उसको टिम्बर कहते हैं। आपने मूवी देखी, पुष्पा मूवी देखेगी, तो वो किसका व्यापार करता था, वो टिम्बर का ही व्यापार करता था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चंदन की लकड़ियाँ आगे जाके इन्हीं काम आती थी फर्नीचर बनाने के। ओके, तो टिम्बर का वह यूज़ करता था। तो पहला आपका होगा स्टैंडिंग टिम्बर, जो पेड़ अभी तक खड़े हैं। ठीक है, टिम्बर ऐसे इसलिए बोला क्योंकि ये लकड़ियाँ अब आगे हम यूज़ करेंगे फर्नीचर बनाने के लिए। अगला ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें। उगती फसलें मतलब क्यों हमने मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, आपको पता है फसल हम उगाते हैं, उसे फिर काटते हैं, फिर उसे हम बेचते हैं। तो हम क्रॉप्स क्यों उगा रहे हैं, उन्हें काटने के लिए ही उगा रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम धरती से अलग करने के लिए ही उगा रहे हैं। तो वह क्रॉप्स आपकी क्या आते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रास की, जो घास उगती है, पशुओं के लिए हम घास उगाते हैं या वैसे घास उगती है, तो वो भी क्या आते हैं, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, क्योंकि उनका काम भी क्या है, उनको भी लास्ट में हमने अर्थ से अलग करना है। तो ये जो 3 चीज़ें आपकी है, ये क्या है, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। अगला पॉइंट आपका आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। कहाँ लिखी हुई आपकी, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो आपको सेक्शन 26 में बताया हुआ है,
और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वह आपकी 2 सेक्शन 9 में बताई हुई है। ओके, वहीं आपका जो जनरल क्लोज एक्ट है, ठीक है, उसके सेक्शन 326 में आपकी बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जनरल क्लोज एक्ट क्या होता है? जनरल क्लोज एक्ट वह एक्ट है जो आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी वर्ड की डेफिनेशन अगर कोई लॉ आपको डिफाइन नहीं करता तो आपको वो डेफिनेशन जनरल क्लोज एक्ट में मिल जाती है। ठीक है, तो जनरल क्लोज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, ये एक्ट हमें। ओके, किसी वर्ड का वह डेफिनेशन प्रोवाइड करता है जनरल क्लोज एक्ट आपको। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपकी मेंस की प्रिपरेशन है। मेंस के अंदर आपको इन वर्ड्स को लिखना होता है, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन क्या लगे, एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे की नॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो ये पॉइंट्स आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्री में भी आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अगर आप यूपी की साइड का एग्ज़ाम देखें, बिहार के साइड का एग्ज़ाम देखें, तो आप देखते हैं वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि हेरिडिटी अलाउंस की अगर हम बात करें तो वो किस में आएगा, लाइट्स किस में आएगी, फेरिस किस में आएगी। तो ये वर्ड्स वहाँ पे डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। तो अगर हमें पता होगा तो हम वहाँ पे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आता है आपका सेक्शन 26 इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएंगे? स्टूडेंट, आप इसे सिर्फ याद कर लीजिए कि ये वर्ड्स आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। हमने देखा लैंड आते हैं, बिल्डिंग्स आती है, ठीक है, हेरिडिटी अलाउंस अगर है तो वो आते हैं, राइट टू वे अगर किसी के घर से हमने क्या ले रखा है, जाने का अधिकार ले रखा है, मतलब उसके घर के साइड में से हमने थोड़ी जगह ले रखी है आने जाने के लिए, तो वो भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। ओके, लाइट्स, घरों में बिजलियाँ जो आती है तो वो, या फिर स्ट्रीट लाइट्स होती है, वो सब किस में आते हैं, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। वैसे आपके फेरिस, ठीक है, और फिशरीज जो आपके मछली पालन कहते हैं हम जिसे, वह भी इसमें आते हैं। फेरिस जो होते हैं वह आपके जैसे शिप होती है उसके आने जाने का किराया जो होता है, फेरिस वगैरह, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहते हैं। या कोई और ऐसी चीज़ जो कि अराइज हुई है, एनी अदर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, लैंड से अगर कुछ भी चीज़ अराइज हुई है जिससे हम क्या ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, तो वह सब भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ओके, फिर ये वही 2 पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं ऊपर, थिंग अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू अर्थ। या थिंग जो है वो अर्थ के साथ अटैच है या उस थिंग के साथ कोई चीज़ अटैच है जो अर्थ के साथ अटैच है, वो इस सब में आएगा। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएंगे हम देख के आए, तो इसमें ये नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इसमें नहीं आएंगे। ओके, फिर स्टूडेंट्स आपकी एक मैगजीन आती है क्विक क्विट प्लेंटोर सोलो, क्विक क्विट प्लेंटोर सोलो, ठीक है। ये कहते हैं थिंग अटैच टू द अर्थ आर पार्ट ऑफ लैंड, कहते हैं जो चीज़ें आपकी लैंड से अटैच है, ठीक है, जैसे पेड़ है ये लैंड से अटैच है, तो ये थिंग भी क्या मानी जाएगी, हिस्सा मानी जाएगी उसका लैंड का। ओके, आगे हम डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने लिखा है कि थिंग अटैच टू अर्थ का मतलब क्या है। ऐसी चीज़ें जो अर्थ में अटैच है उससे आप क्या समझते हैं? पहला, कि वह अर्थ में क्या है, रूटेड है। जैसे आप पेड़ पौधों की बात करते हैं तो उनकी क्या होती है, रूट्स जो होती है, उनकी जड़ें जो होती है वह क्या होती है, धरती के अंदर होती है। तो ऐसी चीज़ें जिसकी जड़ें क्या है, धरती में है, वह सब क्या है, थिंग अटैच टू अर्थ है। जैसे आपके ट्रीज होगी, श्रब्स होगी, झाड़ियाँ होगी या पेड़ होंगे, तो वह इसमें आएंगे। ओके, बी पॉइंट है एम्बेडेड इन द अर्थ, कोई चीज़ जो कि हमने एम्बेड किए रखी है, मतलब कि धरती में डाली हुई है, जो चीज़ें हमने धरती में, जैसे आप देखेंगे कोई अगर बिल्डिंग की हम बात करते हैं या किसी वॉल की हम बात करते हैं, दीवार की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं वह धरती में क्या होती है, एम्बेडेड होती है। हमने उसको धरती में, जैसे हम नींव नींव रखते हैं, ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, धरती के अंदर एम्बेड कर रखा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम,
ये थिंग्स भी किस में आपके आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। और थर्ड आपका है अटैच टू विच इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिट एंजॉयमेंट। हमने किसी चीज़ को ऐसे उस धरती में डाला हुआ है, एम्बेडेड किया हुआ है कि अब हम उसका क्या कर रहे हैं, परमानेंट बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, परमानेंट अब हम उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं, तो वह भी चीज़ आपकी किस में आएगी, थिंग अटैच टू अर्थ में आएगी। फिर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं सेक्शन 29 किसकी, रजिस्ट्रेशन एक्ट की, तो वह हमें देता है डेफिनेशन आपके मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता है, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर हमने देखे, ग्रोइंग क्रॉप उगती फसलें हमने देखी, ग्रास देखे, जो जूस के फ्रूट ट्रीज होते हैं, देखो कोई पेड़ है उस पर क्या लग रहा है, फ्रूट्स लग रहे हैं, तो हमें पता है हम फ्रूट्स को अलग करेंगे पेड़ों से। ठीक है, पेड़ तो वही रहेगा, पेड़ तो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी मान दिया, लेकिन जो उसके जो फ्रूट्स हैं वो किस में आएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कहते हैं जो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वह आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। स्टैंडिंग टिम्बर से आप क्या समझते हैं, ऐसे ट्रीज, ऐसी लकड़, ठीक है, ट्रीज के वुड भी हम ट्रीज को कहते हैं सच, ऐसी ट्रीज, ऐसे वुड जो कि हम यूज कर रहे हैं हाउस बनाने के लिए, उसे हम स्टैंडिंग टिम्बर कहेंगे आपका। ठीक है, जैसे आपका शीशम का पेड़, नीम का, बबूल का, टीक का ट्री, ये सब हम उगाते हैं, किस लिए उगाते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम इससे क्या कर सके, फर्नीचर घर बना सके। केस आपका इंपॉर्टेंट केस आता है शांति वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। शांति वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया कि जो पेड़ क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी इंजॉइंग के लिए उगाते हैं। हमने उगाया सेब का पेड़ कि हम इन फ्यूचर इसमें से सेब खाएंगे, देयर फूड डो नॉट कम अंडर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो उनके जो फ्रूट्स है वह क्या कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई गलती है, मिस्टेक है। यहाँ पे आप लिखिए कि कम अंडर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट आप हटा दीजिए, टाइपिंग एरर है। इन्होंने ऐसे कहा कि शांति वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया है कि जिन पेड़ों पे क्या लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, जिनको हम अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो वह फ्रूट्स आपके किस में माने जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में माने जाएंगे। देखिए जब वह पेड़ से अटैच है तब तो हम मानेंगे कि वह इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके। और जब हमने उनको तोड़ दिया, तो वह किस में माने जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। जब वो अटैच है पेड़ के साथ तो वह क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि हम उसको तोड़ेंगे तभी तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तभी तो हम उसको कहीं ले जा सकेंगे। ऐसा है नहीं कि पूरा पूरा पेड़ उठा के हम ले गए, नहीं। जो फ्रूट्स अटैच है उस पेड़ के साथ तो वो हो गया आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो फ्रूट्स उससे अलग हो गए हैं तो वह आपके आ गया मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। ग्रोइंग क्रॉप्स आपको पता है कि उगती फसलें हम उगाते हैं, वीट, ग्राम, बार्ले, ठीक है, जौ वगैरह जो हम उगाते हैं, तो हम उसे उगाते हैं कि हम उनको इन फ्यूचर उनको काटेंगे और यूज़ करेंगे अपने लिए। तो ये सब चीज़ें भी किस में आती है, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। थर्ड आपका आता है ग्रास, घास से। घास से आप क्या समझते हैं, पता है आपको, जो है तो ये अर्थ के अंदर आपकी रूटेड, इनकी जड़ें गई तो ये धरती में, ठीक है, अटैच है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर इनको हम क्या करेंगे, इनको मतलब अर्थ से अलग करेंगे, इनको पटेंगे, ठीक है, और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, पशुओं को देने के लिए यूज़ होगा, या अदर मेडिसिन में इनका हम यूज़ करेंगे। तो हमने ग्रास को क्या किया, मूवेबल प्रॉपर्टी में लिया है। स्टूडेंट्स ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन काफ़ी लंबी हो गई है, आगे वाली डेफिनेशन हम फटाफट देख लेते हैं। आगे डेफिनेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है आपकी। जैसे आप देखिए सेक्शन 222, आपने क्या देखा, नंबर। अगर हम बात करते हैं संख्या की, नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिंगल नंबर है उसमें हमने प्लूरल ऐड किया हुआ है, और जो प्लूरल नंबर है आपके उसमें हमने सिंगुलर नंबर ऐड किया गया है। एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एक वचन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं देखेंगे कि भाई इन्होंने तो एक ही पर्सन की बात की थी, अगर हम उन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया 1 2 3, ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए 1 2 3, ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ कर लिए तो हम मानेंगे कि हाँ इन्होंने एक पर्सन की बात की, दो की है। लेकिन अगर उन्होंने सीधा ही लिख दिया, उन्होंने नंबर स्पेसिफिक नहीं किए,
तो मान के चलेंगे कि एक वचन के बात हो रही है बहुवचन की। जहाँ पे एक वचन यूज़ किया गया है वहाँ पे बहुवचन भी इंक्लूड है, और जहाँ पे बहुवचन यूज़ किया गया है वहाँ पे एक वचन भी इंक्लूड है। अगली डेफिनेशन आपकी आती है 223 ओथ, शपथ। आपको पता है शपथ क्या होती है, ठीक है। ये क्या है, सोलमन एफर्मेशन है। आपने क्या की, गंभीर प्रतिज्ञा ली आपने, ठीक है। सोलमन एफर्मेशन ली, गंभीर प्रतिज्ञा आपने ली। गंभीर प्रतिज्ञा आपने क्या ली, सब्स्टिट्यूट बाय लॉ फॉर एन ओथ, कि हमने कोई, मान लो आपने किसी भी लॉ के अंदर कुछ लिखा हुआ है, गंभीर प्रतिज्ञा लिखी है, वो प्रतिज्ञा हमने ली। या फिर कोई हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, हमने कोई डिक्लेरेशन दी, ठीक है, किसके, और या फिर कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ ने हमें कोई चीज़ डिक्लेयर कराई कि आप ऐसे से बोलिए, हम उसको रिपीट करते हैं, ठीक है, हमने रिपीट किया, तो वो हो गया आपका ओथ हो गया। किसके सामने किया, हमने ये शपथ किसके सामने ली, हमने ये शपथ ली पब्लिक सर्वेंट के सामने। किसके लिए ली, हमने इसका यूज़ किया फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट और नॉट। देखिए हमने शपथ ली, ठीक है, सोलमन एफर्मेशन हमने ली, या हमने कोई डिक्लेरेशन की पब्लिक सर्वेंट के सामने। अब ये जो आपकी ओथ है, इसका हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं आपका कोर्ट के सामने प्रूफ के रूप में, ठीक है, कि भाई इस पर्सन ने शपथ ली थी कि वह अपनी ड्यूटी का पालन करेगा। अब ये ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, इलीगल वर्क हो गया इसका, यह एक एक्यूज्ड हो गया है, ठीक है, इसने क्या किया, अपराध किया है, तो ये अपराधी हो गया है। तो ये सेक्शन आपका, सब सेक्शन आपके ये बात करता है ओथ की डेफिनेशन की। 224 अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ऑफेंस की। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऑफेंस का मतलब कहते हैं एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन इन सब क्लॉज ए और बी द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल बाय दिस संहिता। कहते हैं इन सेक्शन को छोड़ के, 1 ए और बी में जो सेक्शन लिखे हैं उन सेक्शन को छोड़ के जितने भी वर्ड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वह ऑफेंस में आएगा, पनिशमेंट में आएगा इसके अंदर। इन चैप्टर्स और सेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वह क्या है, आपकी ऑफेंस है, ठीक है। ये तो सेक्शन के साथ में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को छोड़ के, मतलब इन सेक्शन को छोड़ दो आप, साथ में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को छोड़ दो, अन्यथा जो भी बातें कही गई है वह इस संहिता में क्या माना जाएगा, पनिशेबल माना जाएगा आपका, ओके। इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो पनिशमेंट स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में आती है, जो कि आपके 6 मंथ मोर से ज़्यादा पनिशेबल नहीं है, 6 मंथ या मोर, या वेदर फाइनल से पनिशेबल है, तो हम उसे इसमें नहीं लेंगे, ओके। सॉरी स्टूडेंट, एक सेकंड को, यहाँ तक तो आपका सब सेक्शन बी एंड हो जाता है, क्लोज बी आपका यहाँ तक ऐड है। आगे ना लिखा है ऑफेंस में वह भी चीज़ें आएगी, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, इन्होंने बात किया ए और बी की, तो ए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, बी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, 329 तक चलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने इंक्लूड किया, मतलब ये जो पॉइंट्स है आपके ए और बी, ये क्या करते हैं आपके इस संहिता के अंदर पनिशेबल नहीं है, इस संहिता की बात हो रही है, सिर्फ बीएनएस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बीएनएस में ये पनिशेबल नहीं है, जैसे आपके स्पेशल हो गए और लोकल हो गए, आप देखते हैं स्टूडेंट उनका खुद का लॉ है, तो हम बीएनएस की बात करते हैं नहीं वहाँ पे। पोक्सो का अगर हम देखते तो हम पोक्सो के सेक्शंस की बात करते हैं, बीएनएस की तो वहाँ पे बात होती नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे कि बीएनएस में भी रेप केसेस है, ठीक है, और रेप केसेस में इन्होंने सीधा मैन लिखा है कि मैन एक रेप कर सकता है, ठीक है। या फिर इन्होंने कहा क्या बोलना कि तो फीमेल्स के खिलाफ रेप यहाँ पे भी हो रहा है, फीमेल में आपकी छोटे बच्चियाँ भी आएगी, लेकिन हमने क्या किया, हम वहाँ पे अगर हम पोक्सो की बात करते हैं तो हम बीएनएस के सेक्शंस लेके नहीं चलते, हम सिर्फ पोक्सो के सेक्शंस की ही बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो सेक्शंस आपके हैं, ये जो मैंने यहाँ पे आपके ब्रैकेट में बंद किया है, ये चीज़ें आपके ऑफेंस में नहीं आएगी। लेकिन ऑफेंस में क्या आएगा, अगर कोई आपका स्पेशल लो लोकल लो है जहाँ पे पनिशमेंट आपकी क्या है, 6 मंथ से ज़्यादा की है, 6 मंथ की है, 6 मंथ से ज़्यादा की है, या फिर वहाँ पे फाइन भी लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जाता है, उससे हमें मतलब नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी आपकी ऑफेंस में आएगी, ओके। ये स्टूडेंट्स आपको ये सेक्शन एक बार देख लेना, याद कर लेना इसको, अगर आपसे याद हो। बाकी ऐसे करना, इसको इंडेक्स से कंपेयर कर लेना कि इंडेक्स में इन सेक्शन में क्या क्या है, तो आपको एक आइडिया रह जाएगा। अगर ये डेफिनेशन आपसे पूछते भी है पेपर में, मेंस में, तो आपको आसान हो जाएगा उसको लिखना।
जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स आप पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही लिखे, ठीक है, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे के आई हूँ मेंस का, तो मैं वहाँ पे अपने पूरे प्रॉपर मैं डेफिनेशन मतलब कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं लिख के आई, मैं अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे एग्ज़ाम में आंसर लिख के आई हूँ, और ऐसे सच मेरे अच्छे नंबर उन्होंने दिए हैं एग्जामिनर ने, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज याद होनी चाहिए, लेकिन हम वर्ड्स वही यूज़ करें जो कि आपके लॉ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप अपने वर्ड्स यूज़ कीजिए, वर्ड्स आप यूज़ कीजिए क्या बोलते हैं बेयर एक्ट्स के, लेकिन आप जो लिखे ऐसे लिखे कि अगले को समझ आए कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। इतना ही आपसे मतलब जुडिशरी में आपके एग्जामिनर्स मांगते हैं कि बच्चा लिखे तो हमें समझ आए कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है, लेकिन वर्ड्स वह यूज़ करें जो कि आपको लॉ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आम भाषा में हम उस वर्ड्स को कुछ और कहते हैं, लेकिन जब हमें लॉ वो चीज़ें प्रोवाइड करता है तो लॉ हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड देता है, तो हम उसी वर्ड्स का यूज़ करें, ओके। अब आपके आते हैं सेक्शन 225 ओमिशन। सेक्शन 225 ओमिशन आपकी बात करता है लोप की। जो क्या लोप, लोप से आप क्या समझते हैं? लोप का मतलब है एक सिंगल लोप, आपने एक चीज़ के आपकी ड्यूटी थी उस काम को करने की, आपने वह काम नहीं किया, चाहे आपने एक काम नहीं किया चाहे आपने बहुत सारे काम नहीं किए, सब इसमें आएंगे, ओमिशन में आएंगे। स्टूडेंट ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कई बार ओमिशन क्या होता है, तो हम इस डेफिनेशन को इतना ही रखते हैं। लोप, लोप का मतलब क्या होता है? ऐसी काम जो आपकी ड्यूटी थी करने की पर आपने नहीं की, तो वह आपका ओमिशन होता है। ओमिशन में क्या आएगा? एक सिंगल ओमिशन भी आएगा या फिर सीरीज ऑफ ओमिशन भी आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है पर्सन की। पर्सन की डेफिनेशन में आप यहाँ पे पॉइंट आउट कीजिए, एक एनी कंपनी, पर्सन में आपकी कंपनी भी आती है, कोई एसोसिएशन भी आता है, ठीक है, संघ भी कोई आता है, कंपनी आती है, संघ आती है, या बॉडी ऑफ पर्सन आती है, व्यक्तियों का समूह आता है, चाहे वह इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, चाहे आपने उसकी रजिस्ट्रेशन कराया है चाहे नहीं कराया है, कंपनी जैसे रजिस्टर्ड होती है आपको पता है, चाहे उसको आपने इनकॉर्पोरेट कराया है चाहे नहीं कराया है, फिर भी ये तीन चीज़ें आपकी किस में आएगी? पर्सन में आएगी, ओके। तो आपको सीधा पर्सन की डेफिनेशन में तीन चीज़ें याद करनी है, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कहते हैं कैब। हम कैब बुक करते हैं ना, किसके लिए बुक हो रही है कैब? आपकी पर्सन के लिए, तो पर्सन में कैब आएगी, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स थी, बॉडी ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे इंक्लूड वर्ड ये शब्द यूज किया गया है। 227 आपकी बात करता है पब्लिक की। पब्लिक जनता, एनी क्लास ऑफ पब्लिक, किसी भी क्लास की, किसी वर्ग की जनता हम बात करते हैं तो वो कहते हैं किसी भी वर्ग की पर्सन, पब्लिक हम मानते हैं। पब्लिक में क्या आएगा? एनी क्लास आएगा और एनी कम्युनिटी आएगा, कोई भी समुदाय, ठीक है, एनी क्लास और एनी कम्युनिटी, दो वर्ड यहाँ पे यूज किए गए, एनी क्लास और एनी कम्युनिटी। स्टूडेंट डेफिनेशन में आप बस ये याद रखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड है, तो आपकी डेफिनेशन आसानी से आपको याद हो जाएगी। सबसे बड़ी डेफिनेशन आपके इस BNS की 228 पब्लिक सर्वेंट। स्टूडेंट इस डेफिनेशन का आप सेक्शन नंबर याद कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट 228। वैसे आप इसको अदर एक्ट में इतना पढ़ेंगे, जब आप लोकल एक्ट्स की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, अपने जो माइनर एक्ट है जब आप बात करेंगे, तो हर एक में एक सेक्शन आएगा, वो आपको बता के जाएगा कि ये पब्लिक सर्वेंट में आता है या नहीं आता ये पर्सन। तो आप इतनी बार इस डेफिनेशन को वहाँ देखेंगे, मतलब इस सेक्शन को आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाना है। 228 पब्लिक सर्वेंट, 228 पब्लिक सर्वेंट, 228 पब्लिक सर्वेंट, ओके। पब्लिक सर्वेंट में आपकी कौन कौन आते हैं? ऐसे स्टूडेंट इतनी बड़ी डेफिनेशन है, पूरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको। आप देख लीजिए पहले इसमें कितने पॉइंट दिए हुए आपको, H 8 पॉइंट इसमें आपको दिए हुए हैं, A से H तक। दो वर्ड हमने आए ये चीज़ें याद की। सेक्शन नंबर क्या है? 228। 228 पब्लिक सर्वेंट, कितने हैं? 8 ही सेक्शन है, तो देखो 228 लिखा, 2 से 2 ये सेक्शन का नाम लिख दिया कि 228 ये हो गया। और 8 कितने हैं इसके अंदर? क्लोज कितने हैं? 8 ही क्लोज है। H तक कितने होते हैं? 8 ही होते हैं, तो 8 इसके अंदर क्या है? क्लोज है। 228 8 क्लोज है, ओके। अब हम इसको देखते हैं शॉर्ट में क्या क्या। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देती हूँ वो वर्ड्स कि हमें क्या क्या वर्ड्स याद रखने हैं। पूरी डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है,
मेन आप वर्ड देखिए, इन्होंने कहा है कोई भी कमीशन ऑफिसर, पहला पार्ट, कोई भी कमीशन ऑफिसर जो कि बात करता है आपकी, ठीक है, इसको तो जूम करते हैं। कोई भी कमीशन ऑफिसर कहाँ का है? कमीशन ऑफिसर आपका आर्मी का, नेवी का, ठीक है, आर्मी का, नेवी का या एयरफोर्स का कोई पर्सन है तो वो है क्या माना जाएगा? आपका पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। पहला पॉइंट कमीशन ऑफिसर। सेकंड आपका क्या है? एवरी जज, हर जज, ठीक है, तो वो हर जज क्या माना जाएगा? आपका पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। थर्ड एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट का कोई भी ऑफिसर, जैसे लिक्विडेटर होता है, रिसीवर होता है, आपका कमिश्नर, कमीशन होता है, तो ये सब आपके क्या आते हैं? पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन में मेन जो वर्ड्स उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको इसको रिवाइज करना आसान हो जाए। पहला मैंने अंडरलाइन किया एवरी कमीशन ऑफिसर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, ठीक है। सेकंड कोई भी जज, एवरी जज। थर्ड कोई भी कोर्ट का ऑफिसर, जैसे आपको होता है हम रिसीवर अपॉइंट करते हैं, हम लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, तो वह सब इसमें आएंगे, ठीक है। ओ सॉरी स्टूडेंट, इसमें आठ डेफिनेशन नहीं है, इसमें आठ डेफिनेशन है स्टूडेंट, में 12, इसमें स्टूडेंट्स है डेफिनेशन, टोटल वर्ड्स है, एक मिनट, माई बैड स्टूडेंट, इसमें मैंने गलत आपको बता दिया। इसका टोटल पॉइंट जो वो आपकी के तक है, 11 पॉइंट्स आपके हैं, या 12 पॉइंट्स होने चाहिए। एक सेकंड मैं इसको बेरैक में चेक कर लूँ। इसमें टोटल आपके 11 पॉइंट्स है, हमारी वो ट्रिक खराब होगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपके टोटल 11 वो है पॉइंट्स है। तो हमने देखा कि इसके अंदर कितने सेक्शन नंबर ये आपका है 228, और इसमें टोटल 11 पॉइंट्स है। ओके, के तक 11 पॉइंट्स आपके इसमें है, हमारी ट्रिक यहाँ पे खराब होते हुए। आगे हम देखते हैं, हमने अभी तक देखा इसमें 3% की हमने इसमें बात की। ओके, कमीशन ऑफिसर, जज और कोई भी ऑफिसर जो कि आपके कोर्ट के हैं, जिनमें ये पर्सन आएंगे, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, रिपोर्ट जो बना रहा है वह पर्सन, कोई जुडिशियल प्रोसेस कर रहा है वह पर्सन, कोई किसी पर्सन को ओथ पे, एडमिनिस्ट्रेटर एनी ओथ, कोई अगर ओथ दिलवा रहा है, तो ये सब पर्सन आपको पता है ऑफिस, कोर्ट के ऑफिस में कौन कौन से पर्सन होते हैं, तो वो सब इसमें आते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका है एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत। अब आप देखिए मेंबर ऑफ पंचायत भी आपका पब्लिक सर्वेंट है, मेंबर ऑफ पंचायत। ओके, कोई भी असेसर या मेंबर ऑफ पंचायत आपका क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। हाईलाइट कर लीजिए इसे अपने बेर एक्ट में। फिर आता है एवरी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर आपको पता है क्या होता है? आर्बिट्रेटर होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपका कोई इंडिविजुअल मामला है, दो पर्सन है, उनका कोई प्राइवेट मामला है। देखिए अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो आपको पता है कि जो मामला होता है वो स्टेट के खिलाफ होता है, तो वो पब्लिक मामला होता है आपका, ठीक है। क्योंकि कोई ऑफेंस हम मान के चलते हैं, तो मान के चलते हैं कि ऑफेंस आपका स्टेट के खिलाफ हो रहा है, पब्लिक के खिलाफ हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई आपका सिविल केस है, वहाँ पे मामला क्या है? इंडिविजुअल्स के बीच में है, दो पर्सन के बीच में है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं आर्बिट्रेटर को, कि मामला भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग में जल्दी से जल्दी इसका क्या हो जाए? निपटारा हो जाए मामले का। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं आर्बिट्रेटर्स को हम बुलाते हैं। मीडिएटर हो गए, कॉन्सिलेटर्स हो गए, आपके आर्बिट्रेटर्स हो गए, तो ये सब पर्सन हम वहाँ पे आपके अपॉइंट करते हैं। तो वह पर्सन भी आप इसमें आएंगे, पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। एफ नंबर पॉइंट बात करता है आपकी एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज एम्पावर टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। कहता है कोई भी पर्सन ऐसा है जिसके पास पावर है किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में, बंदी बना के रखने की, जैसे कोई जेलर हो गया आपका, ठीक है, कोई और अथॉरिटी हो गया ऐसी जिसके पास ये अधिकार है कि हाँ आप पर्सन को पकड़ के एक टाइम के लिए आप उसको बंदी बना के रख सकते हैं। आपको लगता है कोई पर्सन एक्यूज्ड है, कोई ऑफेंडर है, भाग चुका है ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, तो आप उस पर्सन को कन्फाइंड करके भी रख सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप क्या मान जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। अब किसका ऑफिसर है? गवर्नमेंट का है। ऊपर किसका आया था? कोर्ट का आया था। ऊपर कोर्ट के ऑफिसर की बात की, यहाँ पे
गवर्नमेंट के ऑफिसर की बात करती जिनका मतलब जिनका काम क्या है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना, हेल्थ की प्रोटेक्शन देना, ऑफेंडर्स को जस्टिस देना। तो ये सब क्या आते हैं, आपके ऑफिसर में आते हैं, और जो कि आपकी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। ऐसे नंबर पॉइंट बात करते हैं, एवरी ऑफिसर हु इज ड्यूटी टू टेक और रिसीव और कीप एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी। मान लो जैसे कोई पर्सन है जिसका काम क्या है, सर्वे करना, प्रॉपर्टी के बारे में देखना, जैसे आपके क्या होते हैं पटवारी, तहसीलदार। तो ये पर्सन भी आप किस में आएंगे, आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन को इतना डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई बच्चों के पास इतना कुछ होता है पढ़ने के लिए कि वह इतना डिटेल में इसको नहीं याद रख सकते। तो वह क्या करते हैं, एग्जामिनर को पता है कि किस टाइप से पेपर बनाना है, तो वो इन पॉइंट्स को ऐसे देखते हैं, आपको कोई एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे 4 पॉइंट्स में कि इसमें कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो ऐसे से आपने इसको समझा भी होगा ना, तो आप इजिली से वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे की डेफिनेशन हम देखते हैं। इस डेफिनेशन आगे देखते हैं। आई पॉइंट क्या कहता है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज टू कीप एक्सपेंड प्रॉपर्टी, सर्वे टाउन्स विलेज। और इन सबको अगर वह विलेज का काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे इलेक्शन करा रहा है, इलेक्टोरल रोल्स करा रहा है, इलेक्शन करा रहा है, तो ऐसे पर्सन भी आपके किसमें माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट में माने जाएंगे। के नंबर पॉइंट लास्ट इसका कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको क्या कर दिया, गवर्नमेंट उसको पेमेंट दे रही है। ठीक है, उसको क्या कर रही है, सैलरी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, तो वह सब पर्सन किस में माने जाएंगे, आपके पब्लिक सर्वेंट में माने जाएंगे। अब स्टूडेंट आपके इसमें केस आते हैं, इन्होंने पहले आता है ये यही देख लीजिए कि म्यूनसिपल कमिश्नर आपका क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, क्वेश्चन अगर इसमें से अगर कुछ बनेगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इस सेक्शन में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से बन सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो गया इस सेक्शन के लिए। ओके, कि म्यूनसिपल कमिश्नर आपका क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ऐसे जब आप देखेंगे एग्जाम में तो मेनली आपसे एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं जो बेयर एक्ट में लिखे होते हैं, क्योंकि बाकियों पे तो आपको पता है कि वाद विवाद चलता रहता है कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। लेकिन जो आपके BNS की जैसे आप बेयर एक्ट देखेंगे, उसमें अगर जो एग्जाम्पल लिख दिया तो वो तो एग्जामिनर सही मान के ही चलता है। ठीक है, उस पर ऐसा कोई उनको कोई मतलब कि वाद विवाद का सामना नहीं करना पड़ता। स्टूडेंट, आप अपने बेयर एक्ट में या फिर आपके पर्सनल नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें आप ये केस लिख लीजिए। पहला केस आता है आपका करुणानिधि केस। करुणानिधि केस में आपका कहा गया कि जो आपके चीफ मिनिस्टर है, जो आपके CM है या आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो है किस में आएंगे, वह पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। सेकंड केस आपका आता है RS नायक वर्सेस अंतुल्य। RS नायक वर्सेस अंतुल्य में कहा गया कि जो MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है आपके, वह नहीं आते पब्लिक सर्वेंट में। लेकिन फिर एक केस हो रहा है यहाँ, ये तो केस एक साथ है। पहले तो इन्होंने कह दिया कि MLA नहीं आते, फिर एक केस आया PS नारायण केस या PS नरसिम्हा केस। ठीक है, ये बाद वाला केस है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। PS नारायण केस या PS नरसिम्हा केस में क्या कहा गया कि जो MLA है, प्रेसिडेंट है, MP है, ये सभी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। ओके, रमेश बालकृष्ण कुलकर्णी। रमेश बालकृष्ण कुलकर्णी में क्या कहा गया कि म्यूनसिपल जो है वह म्यूनसिपल जो होते हैं डिपार्टमेंट आपका, उसके जो मेंबर्स होते हैं वह किस में नहीं आते, पब्लिक सर्वेंट में नहीं आते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा कि कौन कौन से पर्सन आएंगे और कौन कौन से पर्सन आपके पब्लिक सर्वेंट में नहीं आएंगे। आप देखते हैं कि CM किसी स्टेट का, ठीक है, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर आता है। चेयरपर्सन किसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का। आपको पता है फिल्म सेंसर होते हैं, किसी फिल्म को ये रेटिंग देते हैं ABC। ठीक है, उसको कोडिंग बताते हैं कितनी एज वाले पर्सन के लिए देखने लायक है मूवी, क्या इसके अंदर कुछ ऐसा सीन है जो कि पब्लिकली हम नहीं लॉन्च कर सकते। ठीक है, किसी सोसाइटी को वह हार्म पहुंचा रहे, किसी पर्सन को अगर वह हार्म पहुंचा रहे तो वह क्या कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो वह बोर्ड भी, उनका चेयरमैन भी किस में आता है, पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक जैसे आपके SBI, ठीक है, ये सब बैंक्स के अगर जो एम्प्लॉई है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आपके आएंगे। पब्लिक सर्वेंट में नहीं कौन नहीं आता, इंश्योरेंस कंपनी का सर्वर। कोई पर्सन है जो सर्वे कर रहा है और वह किसी इंश्योरेंस कंपनी का है, तो वह पब्लिक सर्वेंट में नहीं आएंगे।
इंश्योरेंस कंपनी जैसे आपको पता है LIC गवर्नमेंट संस्था है तो वह गवर्नमेंट संस्था, लेकिन जो उसको सर्वेयर है वह इसमें नहीं आएगा पब्लिक सर्वेंट में। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो। इस केस को आप वीडियो पोस्ट करके आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है इस सेक्शन से तो हमने देखा इलुस्ट्रेशन से बनेगा, आपके एग्जाम्पल से बनेगा, और इन केसों से भी आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए, इन केसेस में आप ये देख लीजिए कि कौन आपके है कौन नहीं है, बस, और ताकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन केस को वहाँ पे रेफर दे सके। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है 2 सबसेक्शन 29 रीजन टू बिलीव। क्या कारण है बिलीव करने का? रीजन टू बिलीव, क्या कारण है बिलीव करने का? इन्होंने कहा कि कोई पर्सन ये तब कहेगा कि उसके पास रीजन टू बिलीव है जब उसके पास सफिशिएंट कॉज है ये बिलीव करने का, उसका सफिशिएंट कारण है इस बात को बिलीव करने का कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई। ठीक है, उसका सफिशिएंट कॉज है बिलीव करने का किसी थिंग पे, तो हम मान लेंगे कि उसके पास रीजन टू बिलीव है। अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है, उसके पास प्रमुख कारण है किसी चीज़ को बिलीव करने का, किसी चीज़ को मानने का कारण है उसके पास, तब हम ये मान के चलेंगे कि हाँ हमारे पास रीजन टू बिलीव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर मेन वर्ड्स आपका आता है सफिशिएंट कॉज। ओके, सफिशिएंट कॉज यहाँ पे आपका मेन वर्ड है। आगे सेक्शन की बात करते हैं 230 की, 2 सबसेक्शन 30 की बात करते हैं तो स्पेशल लॉ की बात करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू होता है, जैसे आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, पोक्सो एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कोई आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू होते हैं तो ये आपके स्पेशल लॉ के। अगली डेफिनेशन आपकी आती है 231 वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। 231 वैल्यूएबल सिक्योरिटी वर्ड हाईलाइट कीजिए पहले आप यहाँ पे, मीन्स अ डॉक्यूमेंट, ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, विच इज और purport टू बी अ डॉक्यूमेंट बाय एनी लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट जिससे आपका बना है, एक्सटेंड हुआ है, ट्रांसफर्ड हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, एक्सटिंग्विश हुआ है या रिलीज हुआ है, और वियर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी। ठीक है, 3 वर्ड हमने यहाँ पे हाईलाइट किए, डॉक्यूमेंट, लीगल राइट और लीगल लायबिलिटी। इन्होंने कहा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिससे कि एक पर्सन को क्या मिल रहे हैं, या तो अधिकार मिल रहे हैं या उस पर लायबिलिटी आ रही है, उस पर या तो उस पर क्या हो रहा है, उसको अधिकार मिल रहे हैं या उस पर लायबिलिटी आ रही है। ओके, तो हम उसके ऊपर दायित्व आ रहा है, कानूनी दायित्व आ रहा है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको अधिकार और दायित्व दे रहे हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको राइट्स और लायबिलिटी दे रहे हैं, तो वह हम क्या मान के चलेंगे कि वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसमें आपके राइट्स क्या हो सकते हैं, बन मिल सकते हैं, क्रिएटेड मतलब बनना, एक्सटेंड मतलब बढ़ना, बढ़ भी सकते हैं, ट्रांसफर्ड एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे राइट भी जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या एक्सटिंग्विश्ड पूरे खत्म भी हो सकते हैं, या रिलीज भी हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। तो हम मान के चलेंगे वह क्या आपके पास वैल्यूएबल सिक्योरिटीज होती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटीज की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप देखते हैं विल, वसीयत। ठीक है, कोई आपका सेल डीड मतलब जैसे आपने कोई सामान बेचा, तो उस सामान को बेचे जब आपने सेल किया तो आपने क्या, अपने एक डीड बनाई, उसके दस्तावेज बनाए, तो वैसे दस्तावेज सेल्स डीड। ठीक है, हम लिख देते हैं आप एग्जांपल आपको, विल, वसीयत, सेल डीड। सेल डीड की बात करते हैं तो आप देखेंगे गिफ्ट डीड भी होता है, गिफ्ट डीड भी होता है, गिफ्ट देते तो भी वो बनाते हैं, डीड बनाते हैं। मॉर्टगेज, कोई प्रॉपर्टी आप अगर बंधक के रूप में रखते हैं, मॉर्टगेज के रूप में रखते हैं, तो वह भी उसकी भी डीड बनाते हैं। तो इस टाइप के अगर कोई दस्तावेज है जिससे आपका क्या हो रहा है, अधिकार बन रहा है या घट रहा है या फिर ट्रांसफर्ड हो रहा है, तो वह सब आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आएंगे। या फिर आपकी लीगल लायबिलिटी यानी कानूनी दायित्व भी आपका बन रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, हट रहा है, तो ये सब भी इसमें आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज as the effect of this endorsement is transferred to the right of the person to any who has become the lawful holder of it, the endorsement is a valuable security.
आप देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम बनाते हैं, ठीक है, तब हम कई बार उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे किसी पर्सन का नाम लिख देते हैं। नाम लिखने से क्या होता है उस पर्सन का, कि हम उसे पावर दे रहे हैं कि वह पर्सन भी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर सकता है। उस पर्सन के पास भी अधिकार है कि वह इस बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करे। बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या होगा कि वह जो थर्ड पार्टी है जिसका नाम उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है, उससे जाके पेमेंट वह ले सकता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस थर्ड पार्टी का नाम लिखा हुआ है उससे वह एंडोसर पेमेंट ले सकता है। तो हम अब इससे क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने से क्या हुआ, एंडोसर के पास जिस पर्सन का नाम पीछे लिखा हुआ था, एंडोस किया हुआ था, तो वह पर्सन एंडोसर हुआ आपका। तो एंडोसर के पास राइट आ गया, यहाँ पे उसका राइट क्या बना, क्रिएट हुआ। तो ये आपका एग्जांपल है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। ओके, जैसे आप चेक की बात कर लीजिए, चेक में क्या होता है कि हम एक पर्सन को अधिकार देते हैं कि वह बैंक से जाके पेमेंट ले सकते हैं, और बैंक को क्या देते हैं, दायित्व देते हैं कि आप पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो वो आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आते हैं। फिर हम बात करते हैं 232 की, सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 में हम बात करते हैं वेसल्स के बारे में। वेसल से आपको पता है जलयान, आप जैसे मान लो जहाज, ठीक है, शिप, जहाज, तो वो ऐसे आपके कहते हैं वेसल्स होते हैं। वेसल का काम क्या होता है, कन्वीनियंस बाय वाटर। आप वाटर में, पानी में ये जहाज लेके जाएंगे। वाटर, पानी में क्या होगा, एक ह्यूमन बीइंग या कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस से, तो वो जिस जरिए से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस यंत्र से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वह आपका वेसल हो गया, शिप। ठीक है, या फिर और क्या होते हैं, बोट। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई वेसल्स में आ गई। सब सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 33। ओके, वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब सब इच्छा से अगर हमने कोई कार्य किया है, सब इच्छा से कोई कार्य किया है, तो हम क्या मान के चलेंगे, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरी व्हेन ही कॉज इट बाय मींस वेदर वेयर बाय ही इंटेंड टू कॉज इट। अगर वह पर्सन की इंटेंशन है उस कार्य को करने की, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, या फिर उसके पास ऐसा कोई मीन है, ऐसा कोई उसके पास, एक सेकेंड, अगर ऐसा उसके पास कोई मीन्स है कि जिसको वह उसके अंदर एम्प्लॉय कर रहा है, उसको पता है, ही न्यू, उसको पता है, ही न्यू, और उसके पास रीज़न टू बिलीव है, हम देखें ऊपर रीज़न टू बिलीव, कि वह ऐसा काम करना चाहता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई कार्य करना चाहती हूँ, तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि मैं चाहती हूँ ना वो कार्य करने की। तो मेरी इंटेंशन है, मेरी नॉलेज है कि मुझे हाँ ये कार्य करना है, इंटेंशन है। न्यू, मुझे पता है, न्यू मतलब मेरे पास नॉलेज है, मुझे पता है कि हाँ ये कार्य करने से ऐसा होगा, और ये कार्य मैं करना चाहती हूँ, मेरे पास क्या है, नॉलेज है। तो यहाँ पे आपके पास इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, आपके पास ऐसे करने के साधन भी हैं, मीन्स भी है। ठीक है, ऐसे करने के आपके पास साधन भी है, मीन्स भी है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास है, इंटेंशन है किसी कार्य को करने की, आपको नॉलेज है, आपके पास उस कार्य करने के मीन्स भी है, हथियार भी है, उसके आपके औजार भी आपके पास उस कार्य को करने के, तो हम मान के चलेंगे वह कार्य आपने सद इच्छा से किया है, स्वयं इच्छा से किया है, यानी आपने वह कार्य वॉलंटरली किया है। ओके, स्वेच्छा रूप से किस कार्य को आपने किया है, तो कोई प्रभाव उत्पन्न करने वाला तब कहा जाता है जब वह उससे ऐसे साधनों द्वारा उत्पन्न करता है जिसके द्वारा वह उसे उत्पन्न करने का इरादा रखता है। ठीक है, साधनों की बात होगी, इरादे की बात होगी, या ऐसे साधनों द्वारा जिसके बारे में उन साधनों का उपयोग करते समय वह जानता था, नॉलेज, नॉलेज की बात होगी, या उसे मानने का कारण था, मतलब रीजन टू बिलीव। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए वहाँ पे, रीजन टू बिलीव। चौथा पॉइंट आपका रीजन टू बिलीव का है। ठीक है, कि वह प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, उसे पता है कि मैं अगर ऐसा कार्य करूंगा तो ये प्रभाव उत्पन्न होगा, तो मान लिया जाएगा कि मैंने कार्य कैसे किया है, मैंने कार्य वॉलंटरी रूप से किया है। ओके, इसका उदाहरण लेके चलते हैं। अगर हम, एक व्यक्ति रात में एक बड़े शहर में एक आबाद घर में आग लगा देता है। एक व्यक्ति था, रात के अंदर क्या किया, उसने एक घर में आग लगा दी ताकि वह डकैती को आसान बना सके, ताकि वह वहाँ पे क्या कर सके, डकैती कर सके, और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। इसके कारण क्या होता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसे पता था अगर मैं घर में आग लगाऊंगा तो कोई ना कोई पर्सन तो अवेलेबल हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, फिर भी उसने आग लगाई ताकि पर्सन क्या करे, आग लगा देख के भाग जाए और मैं पीछे से डकैती कर लूँ।
तो संभावना थी ना वहाँ पे कि किसी पर्सन की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन का इरादा ना नहीं था। देखो, यह हो सकता है कि एक व्यक्ति का इरादा मृत्यु कारण बनाने का ना हो। उसका ये कारण तो नहीं था कि मैं मृत्यु कर लूँ, उसका कारण नहीं था कि मैं मृत्यु करूँ, उसका इरादा तो था कि मैं डकैती करूँ। लेकिन उसने ऐसा कार्य किया कि जिससे क्या हो गई, आग लगी तो मृत्यु होगी पर्सन की। तो वो उसने अब क्या माना जाएगा, अब ये माना जाएगा कि संभावना थी मृत्यु होने की, तो वह मृत्यु भी उसने स्वैच्छिक रूप से की है। ठीक है, क्योंकि देखो इंटेंशन आई यहाँ पे, डकैती करने की, आग लगाने की इंटेंशन, आग लगाने की इंटेंशन थी, आग लगाने के साधन थे, ठीक है, थे, उसको रीजन टू बिलीव था, उसको ये, उसके पास सफिशिएंट कारण थे इसको जानने के लिए, बात को जानने के उसके पास सफिशिएंट कारण थे, सफिशिएंट कोर्स थे कि मैं अगर आग लगाऊंगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, उसको नॉलेज थी। चारों पॉइंट हो गए क्लियर? क्या चारों पॉइंट क्लियर हुए? दोबारा मैं समझा देती हूँ। इंटेंशन, इरादा, साधन, आग लगाने के साधन थे। ठीक है, नॉलेज थी, उसको न्यू था, पता था कि भाई रात को मैं आग लगा रहा हूँ तो रात को पर्सन मेनली घर पे ही होते हैं, आग लगाऊंगा तो किसी ना किसी को मृत्यु कोस हो सकती है, चाहे जल के मरे, चाहे धुएं से मरे, कैसे भी मरे, लेकिन मृत्यु कोस हो सकती है। ठीक है, डेथ कोस हो सकती है। तीसरा कारण हो गया। चौथा, रीजन टू बिलीव था, उसके पास सफिशिएंट कारण थे इस बात को जांचने के लिए, तो हम मान के चलेंगे कि उसने कार्य कैसे किया है, वॉलंटरी रूप से किया है। स्टूडेंट, मैं ये डेफिनेशन आपको इसलिए समझा रही हूँ इतनी डिटेल में कि कई बार क्या होता है, हम जब आगे अपने आप केसेस पढ़ेंगे, थेफ्ट के, रॉबरी के, डकैती के, मर्डर के, तो वहाँ पे आप वर्ड देखेंगे वॉलंटरीली, किसी में आप देखेंगे, किसी में नहीं देखेंगे। तो जब आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना होता है, ठीक है, जजमेंट राइटिंग करनी होती है, तब आप इन्हीं पॉइंट पे क्या करते हैं, अपने आंसर्स को मॉडिफाई करते हैं, अच्छा अपनाते हैं और जजमेंट देते हैं। तो ये वर्ड्स बीएनएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। इंटेंशन होगी, नॉलेज होगी, वॉलंटरी होगी, ये वर्ड्स आपके बार बार आपको डेफिनेशन में देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आपको इनका डिफरेंस पता होगा तो आपको ईजिली हो जाएगा अपने जजमेंट लिखने में, क्योंकि इन फ्यूचर काम तो आपको जजमेंट का ही करना है, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप बेस बना के अपनी जजमेंट को अच्छा लिख सकते हैं। ओके, आगे हम डेफिनेशन की बात करते हैं। 234 आपकी बात करता है विल की। विल आपको पता है वसीयत क्या होती है, कोई भी अगर टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वसीयती अगर दस्तावेज है तो हम मान के चलेंगे कि वो क्या है, विल है। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मतलब वसीयती दस्तावेज। वसीयती दस्तावेज में आपको पता है क्या होता है, एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी मृत्यु के बाद। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की खासियत क्या है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की खासियत यह है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो कब ट्रांसफर होती है, मृत्यु के बाद होती है। ठीक है, लेकिन जब आप नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जैसे सेल डीड होगी, आपकी मोर्टगेज होगी, बंधक होगी, सेल हो गई, ठीक है, या फिर आपका गिफ्ट हो गया, तो वो कैसे होता है, वो नॉन टेस्टामेंट्री होते हैं। उसके अंदर ट्रांसफर करने की जरूरी नहीं है कि पर्सन की जिसने ट्रांसफर किया उसकी मृत्यु ही कारित हो, जरूरी नहीं है। लेकिन विल ऐसा होता है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, इसमें मृत्यु ही एक मेन पॉइंट होता है कि जब पर्सन की डेथ हो जाएगी उसके बाद ही क्या होगी, प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर्ड होगी। तो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ये है, और नॉन टेस्टामेंट्री मतलब कि मृत्यु कारित होना वहाँ पे जरूरी नहीं है, वो लिविंग पर्सन्स के बीच में होता है, वो जिंदा पर्सन्स के बीच में होता है। ओके, 235 बात करता है आपकी वुमेन की। जैसे हमने मैन की डेफिनेशन देखी वैसे वुमेन की है। मैन में हमने मेल पढ़ा, विमेन में हम फीमेल पढ़ेंगे। ठीक है, वो किसी भी कैसे होनी चाहिए, वो किसी भी एज की होनी चाहिए। ओके, एनी एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। यहाँ पे आपका केस है आपका एम्परर वर्सेस तात्या महादेव। एम्परर वर्सेस तात्या महादेव में क्या बात की गई थी कि एनी एज में आपकी क्या आएगी, कोई बच्ची भी आएगी, ठीक है, कोई नवजात बच्ची भी इसमें आपकी आएगी। एम्परर वर्सेस तात्या महादेव। यहाँ पे हमने बात की थी सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कि भाई वहाँ पे इन्होंने लिखा है, वहाँ पे उन्होंने विमेन वर्ड का यूज़ किया, एनी वुमेन। तो ये मान के चला था जब सेक्सुअल हरासमेंट की बात हमने की तो ये केस में उठाया गया कि वहाँ पे तो भाई छोटी बच्ची की बात तो हुई नहीं है, वहाँ पे तो वुमेन लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई सर आप डेफिनेशन तो देख के आए, डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, विमेन मतलब एनी एज, चाहे वह बच्चा आपका नवजात ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर वह फीमेल है तो वह वुमेन में इंक्लूड होगी, अगर वह मेल है तो वह मैन में इंक्लूड होगा। तो ये केस आपका इस बारे में था, एम्परर वर्सेस तात्या महादेव। ओके, फिर आपका आते हैं डेफिनेशन
236। ओके, 3 डेफिनेशन और पढ़ी है। लेक्चर हम जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। देखिए तीनों चीज डेफिनेशंस आपकी इंटरलिंक है। अगर आप बात करते हैं सेक्शन 236 रॉन्गफुल गेन की बात करता है। देखिए आप देखिए रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस और गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली मीन्स टू से कि आपके यहाँ पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। रॉन्गफुल आपने कैसे किया, 36 कहता है कि आपने गेन किया, आपने कोई लाभ लिया, लेकिन वह कैसे लिया, अवैध रूप से लिया। अवैध रूप में आपका आएगा अनलॉफुल मीन्स से लिया, गैर कानूनी साधनों से आपने क्या किया, कोई आपने लाभ लिया, तो हम मान के चलेंगे कि आपको कैसा लाभ हुआ है, अवैध लाभ हुआ है, ठीक है, जो कि आप नॉट लीगली एंटाइटल थे। आप उस गेन को लेने के लिए लीगली रूप से हकदार नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपको गेन हुआ, तो हम मान के चलेंगे कि आपको कैसे हुआ, रॉन्गफुल गेन हुआ। अगली बात करते हैं सेक्शन 37 टू 37 की, रॉन्गफुल लॉस की। ऐसे आपका आता है रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस के मतलब अगर हम बात करें तो आपको क्या हुआ है, हानि हुई है। यहाँ पे हानि कैसे हुई है, हानि आपको हुई है अनलॉफुल मीन्स से, गैर कानूनी साधनों से हुई है हानि आपको, ठीक है। हानि किसकी हुई है, किसी प्रॉपर्टी की आपको हुई है। अगर आप बात करते हैं गेन की, लाभ की या लॉस की, तो यहाँ पे हो किसकी लाभ और हानि रही है, आपको प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो अगर आप बात करो रॉन्गफुल गेन या लॉस की, तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स आपके आते हैं। पहला वो होना चाहिए अनलॉफुल मीन्स से होना चाहिए, गैर कानूनी तरीके से होना चाहिए, होना किसकी चाहिए, प्रॉपर्टी की होनी चाहिए आपको गेन या लॉस, और वो पर्सन जिसको गेन हुआ है वह एंटाइटल नहीं था, लेकिन लॉस करने के लिए वह लीगली टाइटल था। मतलब अगर हमें कोई गेन होता है तो हम उसको लेने का हकदार नहीं है हमें, ठीक है। अगर हमें लाभ हुआ है तो हम उस लाभ को लेने के लिए हकदार नहीं थे, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है तो आप हकदार थे कि आपको लॉस हो सकता था। मान लो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा कोई, आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, मेरे बेरक्स है। अब बेरक्स चोरी हो गए तो मैं तो लीगली एंटाइटल होगी ना कि मेरे साथ चोरी हुआ है, मैं तो हकदार थी कि भी हाँ, अगर मान लो प्रॉपर्टी किसी पर्सन की है तो चांस है कि वह प्रॉपर्टी चोरी हो सकती है, उसके प्रॉपर्टी से पर्सन को हानि हो सकती है उसकी चोरी होने से। तो मैं कानूनी रूप से क्या थी, हकदार थी कि मैं लॉस फेस कर सकूँ, ठीक है, और मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर किसी पर्सन ने उससे लाभ लिया तो वह कानूनी रूप से उसका हकदार नहीं था कि उसको लाभ हमें देना ही है, नहीं, उसने क्या किया, गैर कानूनी रूप से उसको गेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड का डिफरेंस आपका इस पूरी डेफिनेशन में, एक तो नॉट लीगली और लीगली, ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग गेनफुली, देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया गेनिंग ING, लूजिंग ING, कंटिन्यूस टेंस, मतलब उसको वह हो रहा है, होता ही जा रहा है गेन, वह लॉस होता ही जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, एक बार गेन हुआ एक बार लॉस हुआ। ऊपर वाली डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक बार गेन हुआ एक बार लॉस हुआ, एक बार हुआ, ठीक है। यहाँ पे गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग गेन रॉन्गफुली, कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब होता ही जा रहा है। एक पर्सन को गेन रॉन्गफुली तब कहा जाएगा या फिर रॉन्गफुली लॉस तब कहा जाएगा कि मान लो देखो उस पर्सन ने क्या किया, मेरे बेर एक्ट लेके गए, मेरे बेर एक्ट की क्या की, चोरी की एक पर्सन है, उसने इस बेर एक्ट को 2 मंथ के लिए अपने पास रखा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने उसको रखा, यहाँ तक आप मान लीजिए 2 मंथ हो गए, ठीक है। 2 मंथ्स के बाद मुझे पता लगा, मैं उससे बेर एक्ट दोबारा ले आई। तो ये जो पीरियड है आपका 2 मंथ का, इसमें इस पर्सन क्या हो रहा है, कंटिन्यू इसको गेन हो रहा है और कंटिन्यू मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कंटिन्यू लॉस हो रहा है इस पीरियड में, कंटिन्यू गेन हो रहा है इस पर्सन को, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे आप डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, वह यूज़ करेंगे गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ पॉइंट की टाइम है कि इस पीरियड में हमें क्या हो रहा है, इस पीरियड में हमें क्या हो रहा है, रॉन्गफुली गेन हो रहा है और रॉन्गफुली लॉस हो रहा है, हो ही रहा है लगातार कंटिन्यू, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में आपकी आएगा। लेकिन जब हम ऊपर सेक्शन नंबर 236 की बात करते हैं, 237 की बात करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट में हुआ है, मतलब वो मैं बेरक लेके गया तो उस पॉइंट में मुझे अगर लॉस हुआ गेन हुआ तो हम डेफिनेशन 236 की बात करेंगे या 237 की बात करेंगे। लेकिन जो पीरियड है वो 2 मंथ का, उसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो हम सेक्शन लेके चलेंगे 238। ओके, नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन आपकी जो आती है, ऐसे डेफिनेशन नहीं है पर इन्होंने कहा गया है कि अगर कोई वर्ड या एक्सप्रेशन है जो इस संहिता में और कहीं नहीं लिखा गया, ठीक है, कोई वर्ड ऐसा है जो इस संहिता में आपको नहीं लिखा हुआ, तो आप उस वर्ड की डेफिनेशन कहाँ से लेके आएंगे। अगर वह वर्ड की डेफिनेशन आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दे रही है तो वहाँ से लेके आएंगे,
जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर रिसोर्स की। कंप्यूटर रिसोर्स भारतीय न्याय संहिता में आपने डेफिनेशन में कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो जब हम कंप्यूटर रिसोर्स की बात करेंगे, डेफिनेशन हमें BNS ने नहीं दी, लेकिन IT एक्ट ने दी है, तो हम वो डेफिनेशन IT एक्ट में से लेके आएंगे। ओके, अगला है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से कोई डेफिनेशन अगर आपको BNS नहीं देता लेकिन BNSS देता है तो वहाँ से वो डेफिनेशन ले लेंगे। ओके, तो ये सब आपके ये इन्होंने 2 एक्ट्स ऐड किए यहाँ पे कि अगर आपको BNS के सेक्शंस की डेफिनेशन देखनी है कहीं से तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। मुझे पता है पीछे वीडियो के पीछे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, आई थिंक आपको भी सुनाई दे रहा है, सॉरी उसके लिए। और आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, इस सीरीज़ को, BNS की सीरीज़ को, एंड हम जल्द से जल्द इस सीरीज़ को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पेपर जब आए तो आपके पास पूरी कंप्लीट सीरीज़ हो और उसको आप पढ़ सकें। ओके, थैंक। आपको इस क्लास की PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, जैसे हमने बाकी सीरीज़ की आपको प्रोवाइड करा रखी है। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हमारा डेफिनेशन पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आगे हम ऑफेंसेस की बात करेंगे आगे BNS में, और हम इस क्लास को आपके ऐसे ही लाते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपके BNS का जो सीरीज़ है वह कंप्लीट हो। और हमने इसकी आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई है BNS की, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके भी क्लासेस दे सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।